भावनात्मक शोषण मनोवैज्ञानिक हिंसा का सबसे मौन और विनाशकारी रूपों में से एक है। शारीरिक शोषण के विपरीत यह शरीर पर दिखाई देने वाले निशान नहीं छोड़ता, लेकिन मन, आत्मसम्मान और व्यक्ति के स्वयं को तथा अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके पर गहरी चोटें छोड़ जाता है। इसकी सबसे विश्वासघाती विशेषताओं में से एक यह है कि अक्सर इसे आसानी से पहचाना नहीं जाता, न उस व्यक्ति द्वारा जो इसे झेल रहा है और न ही उनके आसपास वालों द्वारा। इसका एक कारण यह है कि यह शोषण अक्सर चक्रों में होता है। तथाकथित भावनात्मक शोषण का चक्र एक दोहरावदार पैटर्न है जो पीड़ित को पीड़ा, आशा और भ्रम की गतिशीलता में कैद कर देता है, जिससे संबंध तोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह चक्र आमतौर पर उस चरण से शुरू होता है जिसे कई लोग आदर्शीकरण या हनीमून चरण कहते हैं। शुरुआत में शोषक प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला, आकर्षक दिखाई देता है। वह तीव्र घोषणाएं करता है, देखभाल के इशारे दिखाता है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करता है। इस व्यवहार से एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनता है। पीड़ित महसूस करती है कि उसे कोई खास व्यक्ति मिल गया है जो उसे समझता है, महत्व देता है और एक अनोखे तरीके से प्यार करता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है और ठीक इसी वजह से शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। मजाक के रूप में छिपी हुई आलोचना, निष्क्रियाक्रामक टिप्पणी, समय, कपड़ों या दोस्तों पर हल्का नियंत्रण, स्नेह के आवरण में आने पर यह सब गंभीर नहीं लगता। इस चरण में अजीब व्यवहार को अक्सर तर्कसंगत बना दिया जाता है। वह बस मुझसे प्यार के कारण जलन कर रही है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत परवाह करती है। हर जोड़ा शुरुआत में इससे गुजरता है। समय के साथ तनाव का चरण स्थापित हो जाता है। माहौल सूक्ष्म रूप से बदलने लगता है। छोटे छोटे टकराव बार बार होने लगते हैं। शोषक अधिक चिड़चिड़ा, अधीर या अप्रत्याशित प्रतीत होने लगता है। बदलाव महसूस करते हुए पीड़ित अंडों पर चलने जैसा व्यवहार करने लगती है। संवेदनशील विषयों से बचती है। संकट से बचने के लिए अपने व्यवहार बदलती है। हमेशा सतर्क रहती है। संबंध खोने का डर, निराश करने का भय या नई बहस छिड़ने की आशंका लगातार बनी रहती है। भले ही मौखिक हिंसा स्पष्ट न हो, भावनात्मक तनाव असहनीय हो जाता है। यह चरण चिंता, भ्रम और लगातार अपर्याप्तता की भावना से चिन्हित होता है। इसके बाद आता है विस्फोट, आउटबर्स्ट। यह कई रूप ले सकता है। चीखना, चिल्लाना, अपमान, आरोप, लंबे समय तक मौन, भावनात्मक ब्लैकमेल, छुपी धमकियां या सीधे मौखिक आक्रामकता। कभी यह विस्फोट क्रूर शब्दों के साथ आता है, तुम किसी काम के नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, यह सब तुम्हारी गलती है। कभी हमलापूर्ण मौन, कटु उदासीनता या जानबूझकर दूरी बनाकर किया जाता है, जिससे पीड़ित खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। यही वह चरण है जिसमें भावनात्मक शोषण प्रत्यक्ष हो जाता है। पीड़ित उस व्यक्ति द्वारा घटाया, अनदेखा या ठुकराया हुआ महसूस करती है जो कुछ दिन पहले तक गहरा प्रेम जताता था। पर चक्र यहीं समाप्त नहीं होता। विस्फोट के बाद अक्सर सुलह, रिकंसिलिएशन का चरण आता है। शोषक माफी मांग सकता है, बदलाव का वादा कर सकता है, पश्चाताप दिखा सकता है। कई मामलों में वह फिर से संबंध की शुरुआती तरह की देखभाल और ध्यान दिखाने लगता है। फूल लाता है, वादे करता है, कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि उसके अंदर क्या आ गया था। भावनात्मक रूप से थकी हुई पीड़ित इसे आशा के संकेत के रूप में लेती है। वह मानना चाहती है कि यह बस एक खराब पल था, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
यह चरण उस भ्रम को पोषित करता है कि रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है और इसी से चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह चक्रीय पैटर्न यादृच्छिक नहीं है, इसका लक्ष्य नियंत्रण बनाए रखना है। भावनात्मक शोषण दर्द और राहत के क्षणों को बारी बारी से परोसता है, जैसे अनियमित सुदृढ़ीकरण, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। व्यवहारिक मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि यह तंत्र बहुत मजबूत बंधन पैदा करता है जो लत जैसा हो सकता है। पीड़ित का मस्तिष्क पीड़ा के बाद मिलने वाले स्नेह इनाम को प्यार से जोड़ने लगता है और इस तरह वह शोषक पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाती है। जितना अधिक यह चक्र दोहरता है, उससे बाहर निकलना उतना ही कठिन हो जाता है। रिश्ता एक भावनात्मक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां डर, आशा और भ्रम साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा भावनात्मक शोषण का चक्र वास्तविकता की धारणा को भी कमजोर कर देता है। पीड़ित खुद पर शक करने लगती है, क्या मैं बढ़ा चढ़ाकर देख रही हूँ, क्या गलती मेरी ही है, शायद मुझे ही बदलने की जरूरत है। ऐसी शंकाएं अक्सर शोषक द्वारा ही ईंधन दी जाती हैं, जो बार बार तथ्यों को तोड़मरोड़ देती है, अपने अपमानजनक व्यवहार से इनकार करती है या पीड़ित को उसकी प्रतिक्रियाओं के लिए दोषी ठहराती है। इस प्रक्रिया को गैसलाइटिंग कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक हेरफेर जिसमें पीड़ित की वास्तविकता को व्यवस्थित रूप से अमान्य किया जाता है। समय के साथ पीड़ित सोचने लगती है कि शायद समस्या उसी में है। एक व्यावहारिक उदाहरण देखें। कल्पना करें कि एक महिला कुछ महीनों से रिश्ते में है। शुरुआत में साथी ध्यान रखने वाला, मौजूद और स्नेही था। रोज संदेश भेजता, सरप्राइज देता, कहता कि उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा। धीरे धीरे वह उसकी दोस्तियों से खींचने लगता है, कहता है कि उसे उसके कपड़े पसंद नहीं, कुछ व्यवहार उसे अशोभनीय लगते हैं। जब वह तर्क करने की कोशिश करती है, वह फट पड़ता है, आरोप लगाता है, कहता है कि वह उसका सम्मान नहीं करती। कुछ दिन बाद वह माफी मांगता है, कहता है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे खोने का डर है, बदलने का वादा करता है। कुछ समय के लिए वाकई बदलता भी है, पर पैटर्न लौट आता है और अब भावनात्मक रूप से बंधी हुई वह बाहर नहीं निकल पाती। हर नए चक्र में उसे लगता है, शायद इस बार वह सच में कोशिश कर रहा है। यही बात पारिवारिक या पेशेवर संबंधों में भी लागू होती है। एक माता पिता जो प्यार और विनाशकारी आलोचना के बीच झूलते हैं। एक बॉस जो सार्वजनिक रूप से तारीफ करता है पर निजी में अपमान करता है। एक मित्र जो मुश्किल समय में साथ देता है पर आपकी उपलब्धियों पर हमेशा आपको घटाता रहता है। जहां भी शक्ति का असंतुलन और विध्वंसक पैटर्न का दोहराव मौजूद है और इन्हें कभी कभी स्नेह या मान्यता के क्षणों से ढक दिया जाता है, वहां भावनात्मक शोषण का चक्र हो सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि यह चक्र अपने आप नहीं टूटता। प्रवृत्ति यही रहती है कि यह और तेज दोहरने लगे। हनीमून छोटा होता जाता है, तनाव जल्दी बढ़ता है, विस्फोट अधिक तीव्र होते हैं और सुलह ज्यादा चालाक होती जाती है। कई पीड़ित सालों तक इसी चक्र में फंसे रहते हैं, इस उम्मीद में कि शोषक पहले जैसा हो जाएगा। पर सच यह है कि शुरू का वह आदर्श व्यवहार ही जाल का हिस्सा था, कोई सच्ची संस्करण नहीं, बल्कि मोहित करने की रणनीति। इस चक्र को तोड़ने के लिए ताकत, समर्थन और अक्सर पेशेवर मदद की जरूरत होती है। थेरेपी पीड़ित को अपना आत्मसम्मान पुनर्निर्मित करने, वास्तविकता की समझ वापस पाने और यह समझने में मदद कर सकती है कि वह दूसरे के अपमानजनक व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। साथ ही समर्थन नेटवर्क, दोस्त, परिवार, बिना जजमेंट के सहारा देने वाले लोग को फिर से सक्रिय करना जरूरी है। अलग थलग करना शोषकों का आम हथियार है,
ताकि पीड़ित बाहरी संदर्भों से कट जाए और उसे समझ ही न आए कि वह कितना आहत हो रही है। अपने स्वयं के पैटर्न को पहचानना भी आवश्यक है। कई पीड़ित अलग अलग शोषकों के साथ बार बार ऐसे ही रिश्तों में प्रवेश कर लेते हैं। यह कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अनसुलझे भावनात्मक कंडीशनिंग के कारण होता है। उपचार केवल वर्तमान शोषक से दूर जाने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि ऐसा बंधन सहने योग्य या परिचित क्यों लगने लगा। व्यक्तिगत इतिहास, शुरुआती भावनात्मक संदर्भ और प्यार, आत्ममूल्य और योग्यता बोध के बारे में आंतरिक धारणाओं की पड़ताल मुक्ति की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। अंततः कोई भी व्यक्ति भावनात्मक शोषण के चक्र में जीने का हकदार नहीं है। सच्चा प्यार लगातार तकलीफ नहीं देता, अपमान नहीं करता, हेरफेर नहीं करता, कैद नहीं करता। स्वस्थ संबंधों में टकराव हो सकते हैं, लेकिन वे पारस्परिक सम्मान, सक्रिय सुनवाई और साझा विकास के साथ सुलझाए जाते हैं। भावनात्मक शोषण देखभाल का मुखौटा पहनता है, पर उसकी असलियत नियंत्रण है। और जो नियंत्रण डर और अपराध बोध पर टिकता है, वह स्वतंत्रता को नष्ट करता है। चक्र को पहचानना, अपने अनुभव को नाम देना, मदद खोजना और सचेत निर्णय लेना इस पैटर्न को तोड़ने के पहले कदम हैं। बाहर निकलने का रास्ता कठिन है, पर यहीं से एक नई रचना शुरू होती है, अपने आप की, स्वस्थ बंधनों की और ऐसी जिंदगी की जहां स्नेह कोई जाल नहीं, बल्कि स्वतंत्र, सुरक्षित और वास्तविक चुनाव हो। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।